Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. Today we are going to start a new chapter, chapter 4 of civics, that is electoral politics. आज हम civics का chapter 4 electoral politics शुरू करने जा रहे हैं and which is different from chapter 2 and 3. बिल्कुल different है ये, आपने अभी जो पिछले जो chapter पढ़े second और third उससे बिल्कुल अलग है. And we'll start our chapter with a story of assembly election in Haryana, through which we'll clear some of the important concepts related to this chapter. इस चैप्टर के थ्रू इस चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं हरियाणा के असेंबली इलेक्शन से. एक कहानी से शुरू करते हैं, कैसे वहाँ पे असेंबली इलेक्शन होता है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होती हैं. वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो स्टोरी है ये आपके इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकता है, उससे रिलेटेड है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. लुक हियर, असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा. हरियाणा स्टेट असेंबली इलेक्शन 1987, चौधरी देवी लाल हरियाणा संघर्ष समिति से थे ये. अभी देखो, इसको ऐसे समझो. देयर वॉज स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987 में हरियाणा में स्टेट इलेक्शन होता है, स्टेट असेंबली इलेक्शन होता है. एंड एट दैट टाइम कांग्रेस वॉज द रूलिंग पार्टी विच हैव ऑल द पावर. उस समय वहाँ पे रूलिंग पार्टी कौन थी, शासन में कौन था, कांग्रेस थी, और जिसके हाथ में पूरा पावर था. मिस्टर चौधरी देवीलाल वॉज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी एंड ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ हरियाणा संघर्ष समिति. यहाँ लिखा हुआ है ना हरियाणा संघर्ष समिति. तो कांग्रेस पावर में थी, लेकिन मिस्टर चौधरी देवीलाल जो थे वो हरियाणा संघर्ष समिति के चेयरपर्सन थे और साथ में ऑपोजिशन पार्टी के एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे. ही फॉर्म्ड एन ऑपोजिशन पार्टी नेम्ड लोक दल. उन्होंने इनकी जो ऑपोजिशन पार्टी थी उसका क्या नाम रखा हुआ था, लोक दल पार्टी. ठीक है. He launched a struggle against the Congress party and called it as the न्याय युद्ध. इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चा खोल के रखा हुआ था और कांग्रेस के खिलाफ ये अपोजिशन पार्टी में थे और अपने इस प्रचार और प्रसार जो भी वो कांग्रेस के खिलाफ कर रहे थे या जो स्ट्रगल कर रहे थे उसको उन्होंने नाम दिया न्याय युद्ध का. आप देखो राइट साइड में ये लिखा भी हुआ है न्याय युद्ध. ठीक है. तो means he wanted to show that he was fighting for justice. न्याय युद्ध क्यों नाम दिया, क्योंकि वो लोगों को ये जताना चाहते थे, लोगों को ये मैसेज देना चाहते थे कि वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं. At the time of election, he announced that if he would selected, he will waive all the loans of the farm. है ना. उन्होंने इलेक्शन में जब अपना प्रचार कर रहे थे तो लोगों से ये प्रॉमिस किया, प्रॉमिस टू वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स. आप देखो यहाँ लिखा है. उन्होंने कहा कि इफ़ ही विल सेलेक्टेड या इफ़ ही विल बी द विनर इन द इलेक्शन, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो किसानों के सारे कर्ज, वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स, मतलब किसानों के सारे जो लोन हैं, कर्ज जो हैं, उनको वो माफ़ कर देंगे. एंड दिस वॉज हिज एजेंडा. इलेक्शन एजेंडा था उनका ये. ठीक है. And was hailed Devilal and his party won by 76 seats out of 90s. अब देखो, लोकदल and its partners won 76 out of 90 seats, यानी 90 में से 76, 90 सीट्स में से 76 सीट्स जो हैं लोकदल पार्टी ने यानी चौधरी देवीलाल ने अंत में जीत भी ली. अच्छा, सीट मीन्स क्या होता है? सीट मीन्स होता है द कंस्टिट्यूएंसी इन अ प्लेस and people of each constituency choose only one leader as their MLA. है ना. चुनाव क्षेत्र जो होते हैं उसको कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाता है. ठीक है. और वहाँ के लोग जो हैं वो वहाँ से अपना एक नेता चुनते हैं जो कि MLA बनते हैं. तो in this way several MLAs and in this way several MLAs used to be chosen. अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहाँ भी 90s कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जिनमें से 90 MLA चुन करके आएंगे. हमने कहा ना कि 90 सीट्स में से 76 लोक दल ने जीती, यानी आउट ऑफ 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी 90 जगह पे जो इलेक्शन लड़े गए हरियाणा में, हरियाणा को टोटल 90 पार्ट में बांटा गया.
ठीक है, 90 कंस्टिट्यूएंसी में 90 सीट्स में बांटा गया और 90 में से 76 सीट जो है वो चौधरी देवीलाल की पार्टी विनर होती है वहाँ पे। यानी कि 90 में से 76 एमएलए किसकी पार्टी से हुए? चौधरी देवीलाल के। ठीक है, तो ये लोग जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है उनसे मिलते हैं और इस तरीके से हरियाणा में एमएलएज 90 में से 76 सीट्स पर जीती हुई पार्टी के नेता को सपोर्ट करके उन्हें सीएम बना देते हैं। तो इस तरह से चौधरी देवीलाल सीएम बन जाते हैं। ठीक है, नाउ थ्रू दिस एग्जाम्पल यू हैव सीन दैट हाउ हैड अ कंप्लीट इलेक्टोरल प्रोसेस हैज़ बिन कंप्लीटेड। आपने इस एग्जाम्पल से देख लिया कैसे जो है पूरा एक चुनावी प्रक्रिया जो है वो चलती है। इससे आपको इलेक्शन का सिस्टम तो लाइटली मतलब एक बेसिक गाइडलाइन तो समझ में आ ही गई होगी। एंड इन दिस चैप्टर विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज। हालांकि इस चैप्टर में अभी डिटेल में मैं आपको और सारी चीज़ें भी डिस्कस करूँगी, बताऊँगी कि व्हाट इज़ इलेक्शन, है ना, हाउ इज़ इट परफॉर्म्ड, इलेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ इलेक्शन एंड व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, इलेक्शन की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, इसकी कौन कौन से जो डायमेंशंस हैं, आयाम हैं, कौन कौन से हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। क्या है इलेक्शन, हमें उसकी ज़रूरत क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, कम हियर टू द नेक्स्ट पॉइंट। इलेक्शन, द टाइम ऑफ चूजिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट एटसेट्रा बाय वोटिंग। यानी an election is a way people can choose their candidate in a representative democracy or other form of government। इलेक्शन क्या है? इलेक्शन देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जब लोगों को ये फ्रीडम मिलता है कि वो अपने मनचाहे अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स चुन सकें और उनको सरकार बनाने के लिए अपॉइंट कर सकें, ये इलेक्शन है, यानी चुनाव। Actually, this is the process of voting to choose someone by their political leader or representative in the government। इलेक्शन वास्तव में लोगों को वो अधिकार देता है, एक ऐसा प्रोसेस ऑफ वोटिंग है ना, चुनाव करने का, चुनने का एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों को ये छूट मिलती है कि वो पॉलिटिकल लीडर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने और जो जाकर के गवर्नमेंट बनाए। अब बात यहाँ पे ये आती है दैट व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शन की ज़रूरत ही क्यों है? ठीक है, और मतलब नाउ विल नो दैट व्हाट इज़ द नीड ऑफ इलेक्शन इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। क्या ज़रूरत है हमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, हम क्यों बात करते हैं इलेक्शन की, हमें ज़रूरत ही क्या है? देखिए, कैन इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। आप थोड़ा सा इलेक्शन की ज़रूरत को समझने के लिए पहले आप ये समझ के देख लो कि अगर इलेक्शन ना होता तो डेमोक्रेसी ट्रू मीनिंग में डेमोक्रेसी होती क्या? क्या सही मायने में प्रजातांत्रिक देश प्रजातांत्रिक होते अगर लोगों को इलेक्शन का मौका ही नहीं मिलता तो इसके लिए हमें उस स्थिति को, उस कंडीशन को अज्यूम करना होगा कि मान लीजिए कि इलेक्शन हमारे अपने देश में ही मान लीजिए इलेक्शन नहीं होता तो क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। देखो, रिप्रेजेंटेटिव्स जो डेमोक्रेसी होती है, चलो एक्चुअली डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पीपल्स ओपिनियन, देन हाउ विल वी हैव द ओपिनियन ऑफ ऑल द पीपल और सच अ लार्ज पॉपुलेशन। डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी क्या है? लोगों के लिए। आपने सुना होगा ना, बड़ा फेमस अब्राहम लिंकन का कोट था, बाय द पीपल्स फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। राइट, लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, यही डेमोक्रेसी है, यही प्रजातंत्र है। ठीक है, एक्चुअली डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पीपल्स ओपिनियन। लोगों की विचारधारा जो है वो डेमोक्रेसी में झलकती है, लोगों के विचार। देन हाउ विल वी हैव द ओपिनियन ऑफ ऑल द पीपल और सच अ लार्ज पॉपुलेशन। इतनी बड़ी जनसंख्या का विचार क्या होगा, वो किसको चाहते हैं अपने नेता के रूप में देखना, ये हमें कैसे पता लगेगा? डेमोक्रेसी empathize that people's perspective should be respect। यानी डेमोक्रेसी इस बात पर जोर देती है कि लोगों के पर्सपेक्टिव, लोगों के ओपिनियन, लोगों के विचारों को सम्मान मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। लोग जो चाहते हैं, जिन्हें चाहते हैं, उनको काम, जिनको वो अपने एज अ लीडर देखना चाहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बना करके भेज रहे हैं, तो उनको रिस्पेक्ट दें और उनको ही काम की जिम्मेदारियाँ दी जाएँ। But as I taught you in the previous chapter that there will be direct democracy without elections।
है ना। पिछले चैप्टर में हमने आपको क्या बताया था कि कई बार विदाउट इलेक्शन डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होती है, हो सकती थी। In that chapter I taught you that earlier everyone used to participate in the election and directly involved in the decision making process. शुरुआत में क्या था, हर कोई डायरेक्टली इलेक्शन में इन्वॉल्व हो जाता था और क्या करते थे, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आकर के इंटरफेरेंस करते थे। बट टुडे दिस इज़ इम्पॉसिबल विथ सच अ ह्यूज पॉपुलेशन। लेकिन आज जब देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है, हम अपने भारत की ही बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी देश की आप बात कर लो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ आप चाहें कि हर कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, तो वो पॉसिबल है क्या? इतने लोग पार्लियामेंट में या एक जगह कहीं पूरे देश की जनसंख्या एक साथ बैठ करके कोई डिसीजन ले सकती है? नहीं ले सकती। ले सकती है तब जब इनडायरेक्ट मीन्स में वोट भी डलता है, तो किसको, जनता का ही डिसीजन होता है कि हु विल रूल, हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट। लेकिन ये भी एक तरीके से होता है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स जा करके जो एक मेन फेस होता है या मेन जो लीडर होता है उसको चुनते हैं। तो टुडे वी नीड अ प्रोसेस थ्रू विच वी कैन हैव द फास्ट डिसीजन। आज दुनिया इतनी फास्ट है, तो हमें ऐसे प्रोसेस, ऐसे प्रक्रिया की ज़रूरत है जो कि डिसीज़न मेकिंग, जिससे बहुत तेज़ी से हम डिसीज़न ले सकें, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो निर्णय लेने में जो है ज़्यादा टाइम ना लगे, फास्ट डिसीज़न हो सके। एंड इलेक्शन इज़ द बेस्ट वे और सॉल्यूशन ऑफ दिस। इस प्रश्न का जवाब, फास्ट डिसीज़न मेकिंग का जवाब, वन एंड ओनली इलेक्शन है। इलेक्शन के थ्रू आप देखिए, एक समय में देश में कई राज्यों में इलेक्शन हो जाते हैं, है ना, कई चरणों में, 5 चरणों में, 6 चरणों में चुनाव जो है 1-1.5 महीने में पूरे देश में आ जाता है और डिसीजन एक जनता का सामने आ जाता है। वी अडॉप्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी अडॉप्ट ना करके रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अपनाया है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पहले होती क्या है, ये भी अगर आप समझो तो इट मीन्स वेयर देयर वी चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दे हैव डिसीजन बिहाफ ऑफ अस, है ना। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, जिसमें हम अपने कैंडिडेट को, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो हमारे बिहाफ पर जा कर के डिसीजंस लेते हैं जो हमारे फेवर में हो। टुडे मैक्सिमम डेमोक्रेसी इज़ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आज की डेट में दुनिया के अधिकतर देशों में ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी ना होकर के रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जो फॉर्म है वही चलन में है, वही ट्रेंड में है। Now come to the next point. Can there be another way to select representatives? Solution: election. देखो, now you are having a doubt that is the election only way through which we can choose the representatives? क्या केवल इलेक्शन ही एकमात्र साधन है? जिससे आपके मन में ये सवाल आया होगा ना, कि जिससे क्या केवल इलेक्शन ही एकमात्र उपाय है जिसके थ्रू हम अपने कैंडिडेट चुन सकते हैं? Yes, there are other way also, and we can choose them on the basis of age and experience. But the problem is that how can we judge their ability on the basis of age or experience? So finally, we'll have to set a criteria to choose our representatives through election. ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के अलावा और भी उपाय हो सकते थे कैंडिडेट को चुनने के, जैसे एक्सपीरियंस के आधार पर चुन सकते थे या फिर एज के आधार पर चुन सकते थे। लेकिन आप ये सोचो, आपको लगता है कि क्या अगर हम एज का क्राइटेरिया मान लीजिए 30 ईयर्स डिसाइड कर लेते हैं, तो क्या 30 ईयर के सारे ही लोगों, सारे कैंडिडेट्स में मतलब देश के बराबर एबिलिटी होगी जो शासन को चला पाएँ, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन रन कर पाएँ? या एक्सपीरियंस की बात करो तो एक्सपीरियंस कब आता है? जब आप कुछ समय तक काम करते हैं, है ना, जब आप धीरे धीरे करके चीज़ों को कर ले जाते हैं, तब जाके एक्सपीरियंस आता है। तो फाइनली हमने क्या किया, हमने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव किसके थ्रू किया? इलेक्शन के थ्रू किया, क्योंकि ये बेस्ट वे था। वुड द सिस्टम बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक? है ना। बात यहाँ आती है कि क्या ये सिस्टम जो है ये डेमोक्रेटिक कहला सकता है? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इलेक्शन। क्वेश्चन इज दैट कि अगर हम प्रॉपर्टी, एज या एक्सपीरियंस के बेसिस पे रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, तो क्या ये एप्रोप्रिएट होगा? किसी की संपत्ति के आधार पर, किसी को अनुभव के आधार पर या किसी को एज के आधार पर अगर हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने, तो क्या ये डिसीजन सही होगा?
because there is the possibility that a person may be having no property but he may be honest and having good leadership skill. पूरा पॉसिबिलिटी है इस बात का कि कोई पर्सन जो है उसके पास प्रॉपर्टी ना हो, धन संपत्ति बहुत नहीं है, लेकिन उसके में अच्छी लीडरशिप के गुण हैं। या फिर कोई ऐसा बंदा जिसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, पर क्या ये ज़रूरी है कि वो देश के भलाई के लिए काम कर सके, या उसमें वो टैलेंट होगा, या वो ऑनेस्ट होगा? ऐसी कोई गारंटी तो नहीं है। ठीक है, तो ऐसा तरीका जो रेशनल नहीं है उसे हम डेमोक्रेटिक कह ही नहीं सकते, है ना, ये तार्किक है ही नहीं कहीं से। तो इसीलिए फाइनली वी फाइंड दैट इलेक्शन इज़ द बेस्ट वे टू चूज़ द रिप्रेजेंटेटिव्स. इट प्रोवाइड्स अ फेयर चांस टू द स्किल्ड पीपल टू बी चूज एज द रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शंस. इलेक्शन से बेहतर और कोई उपाय नहीं था. हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन के थ्रू चुनते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे होते हैं? स्किल्ड पर्सन होते हैं, है ना. And I hope now you can better understand the importance of election. I think अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इलेक्शंस जो हैं वो हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, है ना. जब आपने ये सिचुएशन देखी कि विदाउट इलेक्शन क्या हो सकता था, तो आपको इलेक्शन की अहमियत, इलेक्शन की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई. आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में. वाई डू वी नीड इलेक्शन, या व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ इलेक्शन, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इलेक्शन. इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. So the best solution is election itself. Now let's discuss how election may be beneficial for the voters. अभी हम क्या डिस्कस करेंगे कि कैसे ये इलेक्शंस जो हैं वो वोटर्स यानी वोट देने वालों लोगों के लिए बेनिफिशियल होते हैं, है ना. कैसे वोटर्स को इलेक्शन होने का फ़ायदा मिलता है. देखो, वोटर्स कैन मेक चॉइसेस. They can choose who will form the government and take major decisions. ठीक है, ये सारी बातें आप देख लीजिए. वोटर्स को अगर इलेक्शन नहीं होता तो उनको चॉइस नहीं मिलती, वो चूज़ ही नहीं कर पाते, है ना. फिर दे कैन चूज़ हु विल मेक द लॉज फॉर देम, है ना. नाउ दे कैन डिसाइड दैट हु विल बी द लीडर दैट मेक्स लॉज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन. अब इलेक्शन होने से वोटर्स को ये डिसीज़न लेने का मौका मिला कि वो ये डिसाइड कर सकें कि कौन होगा देश का लीडर, कौन होगा जो उनके लिए या उनके देश के बेटरमेंट के लिए नियम और कानून बनाए. ये डिसीज़न लेने की क्षमता वोटर्स को मिली. ठीक है, फिर वोटर्स कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस. मीन्स इट टोटली डिपेंड्स अपॉन वोटर्स दैट हु विल रन द गवर्नमेंट. यानी पूरी तरीके से ये वोटर्स पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट को कौन चलाएगा. ठीक है, फिर है दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज़ विल गाइड द गवर्नमेंट एंड इन लॉ मेकिंग. यानी वोटर्स नॉट ओनली चूज़ द लीडर्स, वोटर्स केवल अपने नेता नहीं चुनते, दे सेलेक्ट अ पार्टी अकॉर्डिंग to their agenda or philosophy who will directly or indirectly influence the law making process. देखिए, जब इलेक्शन होता है तो केवल एक रिप्रेजेंटेटिव हम नहीं चुनते हैं, पूरी की पूरी एक पार्टी को, वो रिप्रेजेंटेटिव किसी एक पार्टी को बिलोंग करता है, और वो पार्टी जो इलेक्शन में जो भी होती हैं उनका एक एजेंडा होता है ना, कुछ फिलॉसफी, कुछ विचारधारा होती है. तो हम केवल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं चुनते, हम उस विचारधारा को भी सपोर्ट करते हैं. और इस आइडियोलॉजी का कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है किस पे? देश के लिए जो इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उस पे. यानी देश की जो भी इम्पोर्टेंट निर्णय होते हैं देश के फेवर में, वो सारे कहीं ना कहीं इन पार्टीज़ के थ्रू ही होते हैं. तो इन दिस वे, थ्रू इलेक्शन वी कैन डिसाइड दैट हु वुड मेक लॉज फॉर अस, है ना. इलेक्शन के थ्रू हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन होगा हमारा लीडर या नेता जो हमारे लिए नियम और कानून बनाएगा. वी कैन डिसाइड दैट हु विल रन द गवर्नमेंट एंड टेक द मेजर डिसीजन, एंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन वी कैन डिसाइड दैट विच पार्टी वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, है ना. इलेक्शन के थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट कौन चलाएगा, कौन मेजर डिसीजंस लेगा. इलेक्शन की हेल्प से हम ये जो पार्टीज़ हैं जिनको हम चुनते हैं वो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में अपना सहयोग दे पाती हैं. तो इस तरीके से इलेक्शन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा. आई होप
the whole concept has been clear that why do we have election. इस क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया. अभी जब एग्ज़ाम में आए तो आप ये सारे पॉइंट्स को कवर करोगे. ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट मेक्स आवर इलेक्शन डेमोक्रेटिक. अगले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि हमारा इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके से ही लड़ा गया है ना. जो चुनावी प्रक्रिया है वो पूरे प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी गई है और लोगों के वेलफेयर के लिए है. तो व्हाट मेक्स आवर इलेक्शन डेमोक्रेटिक, दिस विल बी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन and we'll discuss it in the next video. So that's it for today. Please like, share and subscribe my video, and don't forget to hit on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Thank you. Jai Hind.